नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी। इसी क्रम में चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम मोदी आदिवासी की बात करते, लेकिन वो उनका दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करते तो जाति जनगणना जरूर करवाते। राहुल गांधी ने शहडोल की इस चुनावी रैली के दौरान जाति सर्वे कराने का वादा किए हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी पर इतना दबाव डालेंगे कि उनको जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। बीजेपी वाले इससे बच नहीं सकते हैं। जाति सर्वे समाज के एक्सरे की तरह है। इससे पता चलेगा कि कौन कितना पिछड़ा और कौन कितना मुसीबत में है। जी हां, वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, कांग्रेस की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है। जाति जनगणना के बाद विकास का नया रास्ता खुलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि याद रखिए, जब हम वादा करते तो उसे तोड़ते नहीं हैं। देश में जाति जनगणना होगी और हिंदुस्तान के गरीबों को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेंगे। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक पहले हो चुकी है। 90 में से 65 विधानसभा सीटों पर एक एक नाम तय कर लिए गए हैं। 25 सीटों पर पैनल में 2 या 3 नाम पर अभी निर्णय होना बाकी है। इसके अलावा वर्तमान के 17 विधायकों की खराब परफॉर्मेंस के कारण पार्टी का टिकट कट सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आशंका जताई कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। अदालत में सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा, रात के 10:30 बजे उनको कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाने। संजय सिंह ने कहा कि मैंने पूछा कि क्या जज की इजाजत ली है। मेरे बाहर नहीं जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ। जी हां, संजय सिंह ने अदालत को बताया कि इसका मतलब है कि इनका दूसरा एजेंडा है। जज साहब, इनसे पूछिए कि ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी। संजय सिंह ने कहा कि ये आपके सामने कहते कि ईडी दफ्तर में ही रखने को तैयार है, लेकिन वहां जाकर बाहर थाने ले जाने की बात कही है। अगर बाहर ले जाकर मेरा एनकाउंटर कर दिया तो किसको जवाब देंगे? संजय सिंह के मुताबिक उनकी गुजारिश है कि जहां भी ले जाना है जज को बता दीजिए। इसके बाद कोर्ट ने संजय को उनकी लीगल टीम और घर वालों से मिलने की इजाजत दी है। जी हां, अभी कोर्ट रूम में मुलाकात हो रही। जी हां, अभी रिमांड अर्जी पर कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय की ओर से आवंटित किए गए आवास को खाली कराने पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब मनचाहा सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है, जब मनचाहा किसी सांसद का घर छीन लिया और जब चाहा विपक्ष के नेता को पकड़कर जेल में डाल दिया। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया, उससे देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि देश को बचाने के लिए चाहे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हम देश को बचाने के लिए अंत तक लड़ेंगे। और इसके लिए मैं 1 नहीं 10 नहीं ऐसे 100 घर कुर्बान करता हूं, लेकिन इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। दरअसल याचिका में कथित तौर पर देश भर के जेलों या किशोर गिरोह में अवैध रूप से और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग की। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्र से 4 हफ्ते के भीतर याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई तय की है। जी हां, बता दें कि यह योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ रुपए का वितरण करेगी। मंगलवार को सरकार ने अहम फैसले में पैसों की वितरण को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। जी हां, राज्य कृषि विभाग के संकल्प में कहा गया था कि सरकारी खजाने से जो राशि जारी की जाएगी वो सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की इस नई वित्त योजना जिसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। किसानों को लाभ देने संबंधी इस प्रस्ताव को मई में कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में हुई हड़ताल खत्म हो गई है। इस हड़ताल के चलते विश्वविद्यालय में कई दिनों से शैक्षणिक कार्य और परीक्षाएं ठप हो गई थी। जी हां, बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक और छात्र संघ के नेता धरने पर बैठे थे और विश्वविद्यालय में हड़ताल कर दिया गया था, जिसके कारण छात्राओं को कई परेशानियां आ रही थी। जी हां, इस पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने छात्राओं के हित में फैसला लिया और हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले का मंगलवार को निपटारा कर दिया। अतीक की बहन साहिल ने बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बच्चों की कस्टडी मांगते हुए याचिका दाखिल की थी। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि दोनों बच्चों को कल ही सुधार गृह से निकालकर साहिल को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों आजम और अबान को सोमवार को राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह से निकालकर उनकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया था। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अतीक की बहन कटवा गांव में रहती है और उन्होंने अतीक के दोनों बेटों को पालन पोषण करने का जिम्मा लेते हुए उन्हें अपने सुपुर्द करने का प्रार्थना पत्र दिया था। आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय ने डीएमके सांसद और पूर्व केंद्र मंत्री ए राजा की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 55 करोड़ रुपए की 15 अचल संपत्ति अपने कब्जे में मंगलवार को ले ली है, जो बेनामी तरीके से रखी गई थी। जी हां, ईडी ने बयान में कहा, ए राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी कौरी लेटर से प्रमोटर से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर के टेंगनोपाल जिलाधिकारी ने भारत म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र मोरेह में रोजाना कर्फ्यू में दी जाने वाली छूट रद्द कर दी है। टेंगनोपाल के जिला मजिस्ट्रेट किशन कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। जी हां, उन्होंने कहा, भीड़ के एकत्रित होने की संभावनाओं को देखते हुए दवाओं और भोजन सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दैनिक कर्फ्यू छूट अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी ने आज
अरियालूर और होसूर में हाल में हुए विस्फोट की घटनाओं पर चर्चा की है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से पटाखा निर्माण दुकानों और फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ईपीएस ने भी राज्य सरकार से विस्फोट की घटनाओं में प्रभावित होने वाले लोगों के लिए घोषित अनुग्रह राशि को बढ़ाने का भी अनुरोध किए हैं। जी हां, इसके साथ ही विधानसभा में आज विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई को लेकर विशेष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। इस पर विपक्ष नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी ने कहा, कोयम्बटूर विस्फोट मामले में 36 मुस्लिम कैदियों पिछले 25 वर्षों से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मैं तमिलनाडु सरकार से ये सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि वो इन कैदियों को मानवता के आधार पर समय से पहले रिहा कर देना चाहिए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।